नमस्कार दोस्तों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 7 जल संसाधन एवं संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जल संसाधन की उपलब्धता कारण पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, यानी जल नहीं है तो जीव नहीं है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियों तथा उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि है। आइए इस अध्याय में राजस्थान जल संसाधन और अपवाह तंत्र के विस्तार से अध्ययन करते हैं। अपवाह तंत्र धरातलीय बनावट, भूगर्भीय संरचना के आधार पर किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक रेखा। यानी दो नदियों के मध्य उच्च भूमि जो उस जल को विभाजित करती है उसे क्या कहते हैं? जल विभाजित रेखा। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। ऐसी छोटी नदी जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? सहायक नदी। राजस्थान अपवाह का अपवाह तंत्र। राजस्थान अपवाह तंत्र कितने भागों में बटा है? 3। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह। यानी कुछ नदियां बंगाल खाड़ी में मिल जाती है, वो बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। कुछ अरब सागर में जाती है, अरब सागर का अपवाह तंत्र। और कुछ आंतरिक प्रवाह यानी कहीं नहीं जाकर मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है उसे आंतरिक प्रवाह की नदी कहते हैं। चलिए इनका अध्ययन करते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में, जो अरावली पर्वतमाला के पूर्व भाग में बहती है वो कौन से भाग का अपवाह तंत्र है? बंगाल खाड़ी का। बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल नदी में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। यानी बनास, काली सिंध, पार्वती नदियां चंबल में मिल जाती है और चंबल नदी यमुना नदी की सहायता से अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल खाड़ी में। तथा यमुना नदी, गंगा नदी एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल खाड़ी में मिल जाता है। अतः यह नदी बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र है। अब चर्चा करते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली के पश्चिम भाग में, अरावली का पश्चिम भाग अरब सागर का और पूर्वी भाग है बंगाल खाड़ी का। बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माई, लूणी, साबरमती और पश्चिम बनास, इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। अब चर्चा करते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र ऐसी नदियां जो कि समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाती है या किसी झील में मिल जाती है उसे आंतरिक अपवाह भूमि या अपवाह तंत्र नदी कहते हैं। राजस्थान में 24% भाग बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। 24%। अरब सागर का कितना है? 16% और आंतरिक प्रवाह का 60% भाग है। राजस्थान बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेड्डा आदि आंतरिक प्रवाह की नदियां, यानी ये बंगाल की खाड़ी अरब सागर में कहीं नहीं मिलती है, या तो ये मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है या कहीं कोई छोटी मोटी झील में मिल जाती है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? आंतरिक अपवाह की नदियां। घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेड्डा। राजस्थान की प्रमुख नदियां। चंबल, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी, यानी राजस्थान सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़ जिले के भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करती है। यानी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? भैंसरोडगढ़ में। और कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल की बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि। यानी बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी? कोटा। राजस्थान औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? कोटा को। यह भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। अब चर्चा करते हैं बनास। बनास नदी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाईमाधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिलती है। यह एक मौसमी नदी है। कौन सी? बनास। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी ओनली फॉर राजस्थान में बहती है, दूसरे राज्यों में प्रवेश नहीं करती। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास।
इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक व सैमोदपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है और कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी प्रमुख सहायक नदियां है मेनाल, कोठारी और बेड़च खारी। मेनाल, कोठारी, बेड़च खारी किसकी सहायक नदी है? बनास की। लूणी नदी अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व साबरमती नामक दो धाराएं मिलकर लूणी नदी का उद्गम करती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद ये नदी कच्छ खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले में बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा और उसके बाद खारा, यानी पूछा जा सकता है बालोतरा तक जल मीठा और उसके बाद खारा किस नदी का जल है? तो कौन सी का? लूणी का। इसकी सही नदियां जोजड़ी, बांडी, ज्वाई, मीठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी, गुया, यानी अंत में ई आर है, वो कौन सी की है? लूनी की। माई मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, यानी कहाँ? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सोम और जाखम। बाणगंगा इस नदी का उद्गम जयपुर स्थित बेराट की पहाड़ियों से। कौन सी का? बाणगंगा। इस नदी का पानी भरतपुर गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है, यानी गन्ना पक्षी राष्ट्रीय मृद्यान कहाँ है? भरतपुर में। और वहाँ नम भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? बाणगंगा। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, यानी अर्जुन की गंगा कौन सी नदी कहते हैं? बाणगंगा नदी को। अब चर्चा करते हैं गग्गर का। अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत की शिवालिका श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश, यानी हनुमानगढ़ में कहाँ? टिब्बी तहसील में प्रवेश कर श्रीगंगानगर भूमिगत हो जाती है। इस नदी की प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। बाढ़ नियंत्रण, मृदा प्रबंधन, पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें क्या कहते हैं? बहुउद्देश्य, यानी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? बहुउद्देश्य परियोजना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजना में महत्व देखते हुए क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान चंबल परियोजना, मई बजार सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। चंबल परियोजना, यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना किन किन की? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं, यानी चंबल नदी पर कितने बांध? 4। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में। राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है और कोटा जिले में जवाहर सागर और कोटा बिराज बांध है। इस परियोजना दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधा मिलती है। किस किस को? राजस्थान और मध्य प्रदेश को। अब चर्चा करते हैं माई बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माई नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों को सिंचाई व जल सुविधा व पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है, यानी माई बजाज सागर से दोनों राज्यों को जल से सिंचाई सुविधा और विद्युत 100% विद्युत इसका प्रयोग कौन करता है? माई बजाज सागर से राजस्थान ही करता है। 100% जल विद्युत का प्रयोग राजस्थान को मिलती है। बिसलपुर परियोजना, राजस्थान टोंक जिले में टोडा रायसी नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई पेयजल उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य में जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों में संयुक्त परियोजना निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम नहर द्वारा बाड़मेर, जालौर जिलों में सिंचाई पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। यानी सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान किन जिलों को लाभ मिलता है? बाड़मेर और जालौर को। इसके अंतर्गत राज्य में पाली जिले में ज्वाई नदी पर ज्वाई परियोजना, यानी ज्वाई परियोजना कहाँ है? पाली में ज्वाई नदी पर। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ है? डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर। उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना, मानसी वाकल कहाँ है? उदयपुर में। और प्रतापगढ़ में
जाखम नदी पर जाखम परियोजना जल संरक्षण के आधुनिक तरीके से बांध बनाने का प्रमुख है, सबसे प्रमुख है। राजस्थान में प्रमुख जिले एवं जल संचय। राजस्थान लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, जोड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तंतकालीन राजा महाराजा ने जल संचय एवं जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिनके उदाहरण वर्तमान में कई जिलों में देखने को मिलते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों ऐतिहासिक जल प्रबंध प्रणाली विकास किया गया। यहाँ राणाओं ने पिछोला झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, गोवर्धन सागर झील, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि जिलों का समय समय पर निर्माण करवाया और नहर बनाकर आपस में जोड़ा गया। कौन कौन सी जिले हैं उदयपुर में? पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि। इन्हें वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतर हो जाता है, यानी वापस में नहर बनाकर जोड़ा गया है। इन सभी जिलों के कारण उदयपुर को क्या कहते हैं? जिलों की नगरी। किसको? उदयपुर को। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा 1687 से 91 में गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया। कौन सी का? जयसमंद झील का। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सी? जयसमंद झील। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व प्राकृतिक झील है। कौन सी? अजमेर में पुष्कर झील। अन्ना सागर भी अजमेर में स्थित प्रसिद्ध झील है। सिरोही में माउंट आबू स्थित नक्की झील, नक्की झील कहा जाता है, देवताओं ने नाखून से खोदकर बनाई है। राज्य में सर्वाधिक ऊंची झील है। कौन सी? नक्की झील। ऊंची पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग में नौ चौकी भी कहा जाता है। उत्तरी भाग क्या कहा जाता है? नौ चौकी पाल। इसी के अंतर्गत जोधपुर में बालसमंद झील, कायलाना, उमेद सागर। कौन कौन सी? बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर कहाँ है? जोधपुर में। जैसलमेर में गढ़सीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेट झील आदि जिले कई राज्यों में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अंतर्गत जयपुर, अजमेर, दौसा के मध्य कौन सी? सांभर झील। बाड़मेर में पंचपदरा झील, नागौर में डीडवाना झील, बीकानेर में लूणगणसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फलोदी। ये क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। जल संरक्षण। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व होता है, यानी जल को सुरक्षित रखना, जल को बचाना। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों को घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालने चाहिए। पेयजल स्रोत और निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इसके साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई, उन्हीं विधियों का प्रयोग, वृक्षारोपण, वृद्धि, भूमिगत जल विवेकपूर्ण उपयोग, जल को पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों जल संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अर्थात वर्षा के बाद वर्षा वाले क्षेत्रों में जल नहरों द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जल जीवन उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार को उपलब्ध करवाई जा सकती है। वर्तमान में रूफ टॉप जल संचय परियोजना एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी बहुत ही प्रचलित है। रूफ टॉप जल संचय विधि क्या है? घर की छत का पर गिरा यानी वर्षा का पानी आता है छत पर, उसको पाइप से कुएं या कुंड में डालना, उसे क्या बोलते हैं? रूफ टॉप जल संचय पद्धति। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी वर्षा का व्यर्थ बहते हुए जल को भूमिगत जल यानी ट्यूबवेल के माध्यम से भूमि के अंदर पहुंचाना। पश्चिमी राजस्थान प्राचीन समय से यहाँ निवासी टांका, खड़ीन, जोड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल संग्रहण में सुरक्षित करते थे। इस तकनीक को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। अब चर्चा करते हैं शब्दावली की। भूगर्भित भूमि के अंदर, अपव्यय नदी जल का बहना, यानी नदी कितने क्षेत्र को कहाँ कहाँ बहती है उसे क्या कहते हैं? नदी का अपव्यय तंत्र। टांका पश्चिम राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं आकृति संरचना क्या कहलाती थी? टांका। खड़ीन पश्चिम राजस्थान कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती थी? खड़ीन। जोड़ वर्षा जल रोककर भूमि जल के स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती थी? जोड़। संरक्षण सुरक्षित रखना या रख रखाव। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की।
माई बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? बांसवाड़ा में। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।